अस्सलामुअलैकुम। फ्लाइंग क्लब के पास उसके रोबोट टेलीपैथी जानने वाले ताबेदार अजय कुमार और डी लंकास्टर उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो टैक्सी का किराया अदा करने के बाद उनसे बोली, देवी मेरे दिमाग के अंदर मुझे बता रही हैं कि आप अजय कुमार और आप डी लंकास्टर हैं। दोनों ने कहा, देवी ने हमें बताया है कि आप मिस मार्लिन हैं। और बात पूरी होने से पहले ही ज़रा दूर एयरपोर्ट में ज़बरदस्त धमाका हुआ। ज़मीन वहाँ तक हौले से लरजती हुई महसूस हुई। फिर ज़रा वक्फे से दूसरा क़यामत खेज़ धमाका हुआ। फ्लाइंग क्लब में भी हलचल सी पैदा हो गई। फ़ोन और ट्रांसमीटर पर बातें हो रही थीं। देवी, डी लंकास्टर और अजय कुमार ख्याल ख्वानी के ज़रिए मालूमात हासिल कर रहे थे। देवी को यह सुनकर तय आ रहा था कि उसके देश के त्यारे को किसी ने तबाह किया है। डी लंकास्टर ने कहा, हम इजलास में मुजाहिदीन की मौजूदगी की तवक्को कर रहे थे, मगर वहाँ एक भी नज़र नहीं आया। लेकिन यह तकरीबी कार्रवाइयाँ उनकी मौजूदगी ज़ाहिर कर रही हैं। पहले उनके ख्याल ख्वानी करने वालों ने हमारे नायब सुपर मास्टर के सिक्योरिटी अफसर को खुदकुशी पर मजबूर किया। अब उन्होंने तैयारी को तबाह करने और बड़े बड़े नुकसानात पहुंचाने के इक़दाम करना शुरू किए हैं। अजय कुमार ने कहा, फिर वो हमारे बड़े ओहदेदारों और अहम अफसरों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देवी ने मिस मार्लिन बनकर कहा, मुश्किल तो यह है कि उन मुजाहिदीन का कोई ख़ास लिबास और कोई ख़ास पहचान भी नहीं है। अभी तक कोई मुजाहिद हमारे किसी ख्याल ख्वानी करने वाले की गिरफ्त में नहीं आया है। डी लंकास्टर ने मार्लिन को देखते हुए देवी को मुखातिब किया और कहा, इस शहर में हम सब के ममालिक या काबरीन ख़तरात में घिर चुके हैं। उन सबको जिंदा सलामत उनके मुल्कों में पहुंचाने के लिए हमें यहाँ रहना होगा। अगर देवी जी मुनासिब समझें तो अभी हमें यह शहर छोड़कर जाने का हुक्म ना दें। अजय कुमार ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। अगर देवी जी मिस मार्लिन को हिफाजत की खातिर यहाँ से भेजना चाहती हैं तो हम में से एक मिस मार्लिन के दिमाग में रहकर बखैरियत उन्हें दूसरे मुल्क में पहुँचा देगा। यानी हम सब ख्याल ख्वानी करने वाले यहाँ दुश्मनों का मुकाबला करेंगे और मिस मार्लिन के सफ़र के दौरान टेलीपैथी के ज़रिए उनकी हिफाजत भी करते रहेंगे। वो दोनों अपने तौर पर दुरुस्त कह रहे थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वो मार्लिन से नहीं देवी से कह रही हैं। और देवी इस यार में अपने लिए बड़ा ख़तरा महसूस कर रही थी। फिर ये कि वो तन्हा नहीं जाना चाहती थी। उसने फ़ैसला किया था कि जब तक ज़ेर ज़मीन नहीं जाएगी और ज़मीन पर मुख्तलिफ़ मुल्कों में रहेगी तब तक अपने साथ 2 रोबोट बॉडीगार्ड रखेगी। उसने दोनों से कहा, यह मार्लिन जो तुम्हारे सामने है ये मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ सहेली है। मेरा हुक्म है कि तुम दोनों इसके बॉडीगार्ड रहोगे और ये जहाँ जाएगी इसके साथ जाओगे। मैं इस शहर में मौजूद हूँ। तुम दोनों भी हज़ारों मील दूर रहकर ख्याल ख्वानी के ज़रिए यहाँ के मुजाहिदीन के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हो। इनकी तकरीबकारियों को दुनिया के सामने बेनकाब कर सकते हो या इन्हें मौत के घाट उतार सकते हो। वो रोबोट टेलीपैथी जानने वाले ज़हनी तौर पर देवी के ग़ुलाम बने हुए थे, इसलिए वो बेइंतहा उसके हर हुक्म की तामील करते थे। देवी ने अजय कुमार से कहा, जाओ और देखो कि हेलीकॉप्टर हमारे लिए तैयार है या नहीं। अजय कुमार ख्याल ख्वानी के ज़रिए गया, फिर दिमागी तौर पर हाजिर होकर बोला, देवी जी 2 मुल्कों के त्यारों की तबाही के बायस तमाम परवाज़ें मुलतवी कर दी गई हैं। ये दहशत तारी है कि पता नहीं कौन कौन से त्यारों और हेलीकॉप्टरों में बॉम्ब छुपाए गए हैं। परवाज़ के सिलसिले में फ़्लाइंग क्लब वालों पर भी पाबंदियाँ आयद की गई हैं और ये भी अहकामात जारी किए गए हैं कि शहर के एयरपोर्ट या किसी भी फ़्लाइंग क्लब से अहकामात के ख़िलाफ़ कोई त्यारा या हेलीकॉप्टर परवाज़ करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि तकरीबकार और मुल्क दुश्मन अनासिर यहाँ से फ़रार हो रहे हैं। लिहाजा से जबरी परवाज़ करने वाले त्यारे या हेलीकॉप्टर को यहाँ के फ़ौजी तबाह कर देंगे। ये ऐसी रुकावट पैदा हो गई थी कि देवी ख्याल ख्वानी के ज़रिए जबरन कोई हेलीकॉप्टर हासिल करके वहाँ से नहीं जा सकती थी। अगर ऐसा करती तो वहाँ के फ़ौजी उस आत्मा शक्ति वाली देवी जी को फ़िज़ा की बुलंदियों से आखिरी बुलंदी पर पहुँचा देते। वह मजबूर होकर बोली, ठीक है, पाबंदियों के ख़त्म होने तक मेरी ये सहेली मार्लिन यहाँ रहेगी और तुम बाकायदा इससे कुछ फासले पर दिन रात इसके साथ रहोगे। अगर बाकायदा बॉडीगार्ड बनकर इसके साथ चलते फिरते रहोगे तो दुश्मनों को शुबा होगा कि ये लड़की किसी अहमियत की हामिल है। वो खुद अपने ही बारे में हर तरह से अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें समझा रही थी। डी लंकास्टर अपनी कार में वहाँ आया। वह तीनों उस कार में बैठे हुए बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने अमेरिका, इसराइल और भारत के फ़ौजी आला अफसरान और ओहदेदारान के पास पहुँच कर देखा। वहाँ बड़ी हलचल मची हुई थी। उनके पास तुर्की हुकूमत के ज़िम्मेदार अफसरान थे। उनसे बहस हो रही थी कि उनकी हुकूमत ने बड़े और अहम ममालिक के त्यारों की हिफाजत करने में गफलत बरती है। कई ममालिक के आला फ़ौजी अफसरान वहाँ की हुकूमत से भी शिकायत कर रहे थे और कह रहे थे कि सख्त पहरों के बावजूद जब त्यारे तबाह हो सकते हैं तो तुर्की की हुकूमत बैरूनी ममालिक से आने वाले काबरीन की जानों की हिफाजत कैसे करेगी। और जब तक हिफाजत की यकीनी ज़मानत नहीं दी जाएगी उनमें से कोई यहाँ से किसी त्यारे में नहीं जाएगा, बल्कि अपने आलीशान और शाही मेहमान खानों से बाहर नहीं निकलेगा। वहाँ की हुकूमत के ज़िम्मेदार अफसरान उन्हें तसल्लियाँ दे रहे थे, यकीन दिला रहे थे कि शहर में हर जगह हिफाजती इंतजाम पहले से ज़्यादा सख्त कर दी गई हैं। लेकिन बैरूनी ममालिक से जितने अकाबरीन अपने वफ्द के साथ आए हैं उनका भी फ़र्ज़ है कि वह अपने साये से भी मोहतात रहें। किसी सबूत के बगैर साया बनकर आने वाले MIM के सरबराह को कोई इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। कोई दूसरा दुश्मन भी साया बनकर आ सकता है।
तिब्बी साइंस जितनी तरक्की कर रही है उतना इंसान बुज़दिल और गैर महफूज होता जा रहा है। अब ये वक्त आ गया कि आदमी को साए से भी डर कर रहना पड़ता है। फिर यह भी दुरुस्त है कि खतरनाक दुश्मन अपनी दुश्मनी जाहिर नहीं करते, बल्कि दोस्त बनकर बड़ी राजदारी से इंतकाम लेते हैं। ये जाहिर होता है कि बाहर की छुरी ने मारा है जबकि बगल में छुरी होती है। लिहाजा बैरूनी ममालिक से आए हुए काबरीन को अपने वफूद के अंदर भी छुपे हुए दुश्मनों को तलाश करना चाहिए। तकरीबन रात के 8 बजे इतला मिली कि अगवा किया जाने वाला भारतीय कर्नल कीदार शर्मा इस इजलास वाली इमारत के बाहर देखा गया है, मगर आधा देखा गया है क्योंकि वो एक साया है और इमारत के निगरानी आला से कह रहा है कि उसके लिए कार मंगवाई जाए और उसे उसकी रिहाइशगाह में पहुंचाया जाए। ये सुनते ही तमाम ख्यालख्वानी करने वाले उसके दिमाग में पहुंचने लगे। उससे पूछने लगे, कर्नल साहब आप जिंदा हैं? कर्नल ने कहा, अरे मुझसे बातें कर रहे हो और पूछते भी हो कि मैं जिंदा हूं या नहीं? एक ख्यालख्वानी करने वाले ने कहा, लेकिन हम एक नहीं कई ख्यालख्वानी करने वालों ने आपसे दिमागी राब्ता किया था और आपकी सोच की लहरों को नहीं पाया, और आप तो जानते हैं कि मुर्दा दिमाग में सोच की लहरें नहीं होती हैं। कर्नल कीदार शर्मा ने कहा, तुम लोग ख्यालख्वानी करते हो या झक मारते हो? मेरे दिमाग में बातें भी कर रहे हो और मेरे दिमाग को मुर्दा भी कह रहे हो। क्या इसलिए मुर्दा कह रहे हो कि मैं साया बन गया हूँ? दूसरे ने कहा, हम ख्यालख्वानी में कुछ गलती कर सकते हैं, लेकिन देवी जी की आत्मा शक्ति से कोई गलती नहीं हो सकती। उन्होंने आपकी मौत की तस्दीक किया और हमें आपकी हकीकत बता दी है। आप हमारे कर्नल कीदार शर्मा नहीं बल्कि MIM के सरबराह बरादर कबीर हैं। वह इजलास वाली इमारत के एक सामने वाले कमरे में निगरानी आला और उसके 2 मातिहतों के करीब एक सोफे पर आड़ा तिरछा नजर आ रहा था, क्योंकि सोफे पर उसकी बनावट के मुताबिक ही साया दिखाई देता है। वो ख्यालख्वानी करने वालों से बातें कर रहा था। अमेरिका, इसराइल और भारत के फौजी अफसरान तुर्क फौजियों के सख्त हिफाजती इंतजाम के साथ इस इमारत की तरफ आ रहे थे ताकि अपनी आंखों से उस साए को देखकर शायद उसे कर्नल की हैसियत से पहचान सकें। देवी ने इन तमाम अफसरान और दीगर काबरीन से कह दिया था कि बरादर कबीर बहुत ज़बरदस्त मक्कार और बहरूपिया है। वो कर्नल कीदार शर्मा को हलाक कर चुका है और मेकअप वगैरह के जरिए खुद को कर्नल कीदार शर्मा बना चुका है। इस तरह शायद भारत जाकर वहाँ के फौजियों को कर्नल बनकर धोखा देता रहेगा और वहाँ के फौजी राज मालूम करता रहेगा, या फिर उसका कोई और मंसूबा होगा जो अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा। वो कर्नल के दिमाग में आकर बोली, तुम तो मेरी सोच की लहरों को पहचान ही लेते हो। वो बोला, देवी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो पहले भी मेरे अंदर आती रही हैं, मैं भला आपकी सोच की लहरों को कैसे नहीं पहचानूंगा? आपने तो। वो उसकी बात काट कर बोली, यू शट अप, मैं तुम्हें समझाती हूँ बरादर कबीर, तुम्हें यह धोखा महंगा पड़ेगा। तुम हमारे फौजियों को और ख्यालख्वानी करने वालों को नादान ना समझो। साए बनने वाली गोलियां सिर्फ बरादर कबीर यानी तुम्हारे पास हैं। पूरी दुनिया में ऐसी अजीबोगरीब गोली किसी के पास नहीं। फिर हमारे कर्नल कीदार शर्मा के पास कहाँ से आ सकती है? हमारा वो कर्नल साया कैसे बन सकते हैं? वो बेचारा तो तुम्हारे दरिंदे मुजाहिदों के हाथों मारा गया। देवी की इस बात में वजन था कि जो गोलियां सिर्फ बरादर कबीर के पास हैं वो कर्नल को कहाँ से मिल गई। देवी ने पूछा, बताओ तुम साया कैसे बन गए? यहाँ बड़े ममालिक के अहम और जिम्मेदार अफराद मौजूद हैं। बताओ कि उनमें से एक गोली तुम्हें बरादर कबीर ने तोहफे के तौर पर दी, या तुमने उससे छीन ली, या उसने तुम्हें धोखे से खिला दी। ऐसी गैर मामूली और नायाब गोली तुम्हें धोखे से खिलाकर वो क्या फ़ायदा हासिल करना चाहता है? फिर हमारी फ़ौज का कर्नल ऐसा नादान तो नहीं हो सकता कि? वो बात काट कर बोला, मैं नादान नहीं हूँ। मैंने इजलास के बाद लंच से पहले ज़्यादा पी ली थी, मदहोश हो गया था। होश में आने के बाद पता चला कि मैं साया बन चुका हूँ। देवी ने कहा, यह मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि तुम बातें मनाने के कितने माहिर हो सकता है कि तुम इसी तरह बातें मनाकर मुझे झुटला दो, लेकिन अमेरिका, इसराइल और भारत के तमाम टेलीपैथी जानने वालों को कैसे झुटलाओगे? सब ने अपने अपने इलम से इस हकीकत को समझ लिया है कि हमारे कर्नल कीदार शर्मा को मार दिया गया है। ऐसा कहते वक्त अचानक साए में तब्दीली आई। वो कहते कहते चुप हो गई। वो सोफे पर बैठा हुआ कर्नल जिस्मानी तौर पर नमूदार हो रहा था। सब देख रहे थे। उसके गोश्त पोस्त के ठोस जिस्म पर फौजी वर्दी थी जिसे पहनकर वो इजलास में आया था। एक भारतीय आला ओहदेदार ने कहा, यह तो वाकई हमारे कर्नल कीदार शर्मा है। कर्नल ने पूछा, आप लोग मुझ पर शुबा क्यों कर रहे थे? अब तो मैं साया नहीं हूं, आप सबके सामने हूं। रोबोट टेलीपैथी जानने वाले राजेश ने कहा, लेकिन हमारा गैर मामूली टेलीपैथी इल्म कैसे धोखा खा गया? पारस टेलीपैथी नहीं जानता था। ऐसी सिचुएशन के लिए उसने मुझसे कहा कि मैं बरादर कबीर की आवाज़ और लहजे में उसकी तरफ से रोल अदा करूं। उसने मुझे मुख्तसर तौर पर बता दिया था कि देवी से कैसी छेड़छाड़ हुई है और वह उसे किस तरह जिज करना और एहसास कमतरी में मुब्तला रखना चाहता है। उस वक्त देवी राजेश से कह रही थी, इल्म कभी धोखा नहीं देता, इंसान धोखा खा जाता है। ये तुम सबको ज़बरदस्त फरेब दे रहा है। वह मिस मार्लिन की हैसियत से वहाँ मौजूद थी और उसकी ज़ुबान से बोल रही थी। मैंने कर्नल की ज़ुबान से कहा, प्लीज़ देवी जी ज़रा जहमत करें और मेरे दिमाग में। वह कर्नल के अंदर आकर बोली, याद रखो तुम धोखा देने में कामयाब नहीं रहोगे। जब गिरफ्तार किए जाओगे और तुम्हारे चेहरे से कर्नल का मेकअप उतारा जाए तो। मैंने बात काट कर बरादर कबीर की आवाज़ में कहा, प्लीज़ ये मेकअप उतारने वाली बात ना करो, मुझे भी कुछ कमालात आती हैं। मेरे इस चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी की गई है।
देवी ने मार्लिन की हैसियत से सबको मुखातिब करके कहा, देखो ये ब्रदर कबीर है, अभी अपनी असली आवाज़ में बोल रहा है। यकीन ना हो तो दूसरे तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले अभी इसके दिमाग में जाकर बातें करें। राजेश ने कहा, देवी जी मैं अभी इसके अंदर था, ये वाकई कर्नल नहीं ब्रदर कबीर है। अभी मेकअप में हमारा कर्नल बना हुआ है। दूसरे तमाम टेलीपैथी जानने वाले भी उसके दिमाग में आए। मैंने कर्नल के दिमाग को ढील दी। वो अपनी असली आवाज़ में बोलने लगा, मैं सच कहता हूँ, आखिर तुम लोग मुझे कर्नल तस्लीम क्यों नहीं करते हो? राजेश ने रिवॉल्वर निकालकर उसे निशाने पर रखते हुए कहा, बहरूपिये, हमारी देवी की यही बात काफ़ी है कि हमारे कर्नल के पास साया बनने वाली गोली नहीं थी, लिहाजा साया सिर्फ ब्रदर कबीर का हो सकता है। और ब्रदर कबीर, अभी तुम अपनी असली आवाज़ में देवी जी को चैलेंज कर रहे थे। राजेश के हाथ में रिवॉल्वर देखते ही कर्नल ने अपना रिवॉल्वर निकाला। मैंने उसकी उंगली ट्रैगर पर दबा दी। ठाई की आवाज़ के साथ गोली राजेश के सीने में पेवस्त हो गई। उधर देवी ने दूसरे मातहत ख्याल ख्वानी करने वाले अजय कुमार को हुक्म दिया। उसने अपना रिवॉल्वर निकालकर निशाना लिया और कर्नल केदार शर्मा पर फायर करके उसकी पेशानी में सुराख कर दिया। उन सबको कर्नल केदार शर्मा की मौत का सदमा होना चाहिए था, लेकिन वो सब राजेश की तरफ हमदर्दी से दौड़ पड़े, मगर वो मर चुका था। देवी कह रही थी, ये शैतान ब्रदर कबीर मरते मरते भी हमारे रोबोट टेलीपैथी जाने वाले को ले मरा। ये कहकर उसने कर्नल पर नफरत और गुस्से से थूक दिया। मैंने पारस के पास आकर कहा, तुम्हारा काम हो चुका है, राजेश और कर्नल मारे गए। देवी ने कर्नल की लाश पर गुस्से से थूक दिया है। मैं वहाँ से चलाया। अली, सानी और पारस उस इमारत के करीब एक कार में बैठे हुए थे। पारस ने करीबी टेलीफोन बूथ में आकर रब्ता किया। उस इमारत के फ़ोन की घंटी बजने लगी, जहाँ 2 लाशें पड़ी हुई थीं। उस इमारत के निगरानी आला ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। पारस ने कहा, सुना है आपकी महफिल में देवी जी मौजूद हैं। वो बोला, देवी जी को आज तक किसी ने नहीं देखा, अलबत्ता वो मिस मार्लिन की ज़ुबान से बोल रही हैं। फिर निगरानी आला ने रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रखकर कहा, मिस मार्लिन, अगर देवी जी तुम्हारे अंदर मौजूद हों तो उनसे कहो कि कोई शख्स उनसे बात करना चाहता है। मार्लिन यानी देवी ने आगे बढ़कर रिसीवर लिया, फिर कान से रिसीवर लगाकर बोली, हेलो, मैं देवी हूँ और मार्लिन की ज़ुबान से बोल रही हूँ। पारस ने ब्रदर कबीर की आवाज़ में पूछा, अपने ही देश के एक नामवर कर्नल की लाश पर थूकना क्या तुम्हारी तहजीब है? ये कहते ही वो फ़ोन बंद करके बूथ से बाहर आ गया। देवी की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। उसने बेयकीनी से कर्नल की लाश की तरफ देखा, फिर फ़ौरन ही ख्याल ख्वानी की छलांग लगाकर पारस के दिमाग में पहुंची। वो बोला, मुझसे ये ना पूछना कि मैं तुम्हारी सोच की लहरों को कैसे पहचान लेता हूँ। वो बेयकीनी से बोली, तुम जिंदा हो? तुम पहले भी कह चुकी हो। मैं एक बार मरकर दोबारा जिंदा हो जाता हूँ। मैं कर्नल केदार शर्मा था, गोली लगते ही मर गया, फिर ब्रदर कबीर की हैसियत से जिंदा हो गया हूँ। वो एकदम से फट पड़ी, गुस्से से चीख चीख कर उसे गालियाँ देने लगी। ये ख्याल आया कि पारस ने कुछ सुनने से पहले ही सांस रोक ली थी और वह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई थी। वहाँ अमेरिका, इसराइल और भारत के फौजी अफसरान और दूसरे अहम अहदेदार भी थे। उनके दिमागों में तीनों ममालिक के ख्याल ख्वानी करने वाले मौजूद थे और वह सब मार्लिन को गुस्से से गालियाँ देते हुए सुन रहे थे। समझ रहे थे कि वह ब्रदर कबीर का नाम लेकर गालियाँ देते हुए चैलेंज कर रही थी कि वो उसे उसकी तंजीम समेत खाक में मिलाकर रख देगी। तीनों ममालिक के ख्याल ख्वानी करने वाले उसके मामूल और ताबेदार थे, इसलिए वह अपनी मालिका को गुस्से में देखकर चुप साधे हुए थे। एक इसराइली फौजी अफसर ने पूछा, मिस मार्लिन, तुम गुस्से में कुछ ज़्यादा गालियाँ बक रही हो और बोलती जा रही हो। तुम्हारी बातों से जाहिर हो रहा है कि तुम्हारे अंदर देवी गुस्से से बोल रही है, और यह भी जाहिर हो गया कि वो ब्रदर कबीर से धोखा खा गई है। वो जिंदा है और तुमने और तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले ने उसके फ्रेम में आकर अपने कर्नल केदार शर्मा को गोली मार दी है। उधर 2 त्यारे तबाह हुए, इधर 2 भारतीय मारे गए, एक कर्नल और दूसरा रोबोट टेलीपैथी जानने वाला राजेश। देवी चुप होकर हाँफने लगी, जैसे बहुत देर तक हवा से लड़ती रही हो। वहाँ तुर्की फौज के अफसरान और सिपाही भी थे। एक अफसर फ़ोन के जरिए हेडक्वार्टर से रब्ता कायम करने के बाद वहाँ के वाक़यात और 2 कत्ल की रुदात सुनाने लगा। फिर दूसरी तरफ की बातें सुनने के बाद उसने रिसीवर रखकर अमरीकी फ़ौज के एक अफसर से कहा, आप नायब सुपर मास्टर से रब्ता करें, मैं उनसे ज़रूरी बातें करूँगा। अफसर ने फ़ोन के पास आकर रिसीवर उठाकर नायब सुपर मास्टर से रब्ता किया, फिर कहा, सर, मुकामी फ़ौज के अफसर आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। उसने दूसरी तरफ की बात सुनी, फिर रिसीवर तुर्की फ़ौज के अफसर को दे दिया। उसने कहा, जनाब, हमारी इंटेलिजेंस ने त्यारों की तबाही की तहकीकात की है। एयरपोर्ट के करीब आपके नाम पर जो कार थी वहाँ खड़ी हुई थी, उस कार में ऐसे पेंसिल सेल के बराबर बम बरामद हुए जो रिमोट कंट्रोलर के जरिए ब्लास्ट होती हैं। ऐसे ही बमों से इसराइली और भारतीय त्यारों को तबाह किया गया है। आपका त्यारा महफूज और शुबा करने की बात है कि दुश्मनों ने इसराइल और भारत से दुश्मनी की, आपसे नहीं की, और आप ही के मुल्क की साख्त के बम तबाही के लिए इस्तेमाल किए गए। दूसरी तरफ से नायब सुपर मास्टर ने कहा, आप ये कहना चाहती हैं कि इसराइल और भारत के खिलाफ इतनी बड़ी तखरीबकारी हमारी तरफ से हुई? मैं अपने मुल्क की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। आपने शुबा जाहिर किया था कि MIM वालों ने त्यारे तबाह किए हैं, जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये MIM वालों की चालाकी है। उन्होंने पहले मेरे सिक्योरिटी अफसर को गोली मारी और वो कार छीन कर ले गए।
ये भी महज इल्ज़ाम है। किसी ने MIM के किसी फर्द को नहीं देखा कि उसने आपके सिक्योरिटी अफसर को गोली मारी हो। यहाँ भी मैं आंखों से देख रहा हूँ कि भारत के कर्नल केदार शर्मा ने राजेश को गोली मारी और अजय कुमार ने कर्नल केदार शर्मा को गोली मार दी। यहाँ 2 लाशें पड़ी हुई हैं। MIM का कोई बंदा यहाँ नहीं है, मगर मार्लिन नामी एक लड़की फ़ोन पर ब्रादर कबीर को गालियाँ दे रही थी और कत्ल का इल्ज़ाम उसी पर लगा रही थी। ये कहा जाता है कि मार्लिन की ज़ुबान से एक देवी बोलती रहती है, यानी ये टेलीपैथी का चक्कर है। नायब सुपर मास्टर ने कहा। वो दुरुस्त इल्ज़ाम लगा रही होगी। टेलीपैथी के ज़रिए जितनी वारदातें की जाती हैं उनका एक भी ज़ाहरी सबूत नहीं मिलता। हमारी आपकी नज़रों के सामने बहुत से नाकाबिल यकीन तमाशे होते हैं जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है। आपने ब्रादर कबीर को साए से गोश्त पोस्ट के जिस्म में ज़ाहिर होते देखा है, फिर वो दोबारा साया बन गया था। हाँ, हमने इजलास में यह भी देखा कि अमेरिका, इसराइल और भारत ने ब्रादर कबीर से गोलियां और उनका फार्मूला तलब किया था। उसे अपना कैदी समझ लिया था, जबकि वो हमारे मुल्क में है। उसे हमारा कैदी बनना चाहिए था, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आया, दोबारा साया बन गया। फिर अब तमाम बड़े ममालिक ने MIM के हक़ में मुत्तफ़िका बयान दिया कि वो लोग दहशतगर्द नहीं हैं। आप तमाम का ये बयान कल सुबह के अखबारात में शाया होगा। हमारा मशवरा यह है कि अब आप लोग MIM पर किसी सबूत के बगैर इल्ज़ाम आयद ना करें। दुनिया की किसी कानूनी किताब में या किसी अदालत में टेलीपैथी जैसे अलूम तस्लीम नहीं किए जाते हैं। किसी भी अदालत में वाज़ेह सबूत और चशमदीद गवाह लाजमी होते हैं। जहाँ तक चशमदीद गवाही की बात है, इजलास में सैकड़ों अफराद ने इंसानी जिस्म के बगैर उसके साए को देखा है और वो साया किसी तरह की वारदात भी कर सकता है, लेकिन सैकड़ों चशमदीद गवाहों ने उस साए को वारदात करते नहीं देखा। इसके बरक्स हमने यहाँ भारत के जिम्मेदार अफराद को कत्ल की वारदात करते हुए अपनी आंखों से देखा है। हमने सोचा भी नहीं था कि यहाँ इजलास होगा। आप हजरात तशरीफ़ लाएंगे तो हमें मेज़बानी बहुत महंगी पड़ेगी। हेडक्वार्टर से कहा गया है कि बड़े ममालिक के तमाम अहम अफराद को नहायत ही खुफिया तरीके से पूरे हिफाजती इंतजामात के साथ रुखसत किया जाएगा, ताकि आइंदा हमारे सफारती ताल्लुकात हमेशा की तरह बेहतर रह सकें। इसराइली फ़ौज के अफसर ने कहा, वाकई हम में से कोई यहाँ महफूज नहीं है। आपकी हुकूमत सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ नहायत खुफिया तरीके से हमें हमारे मुल्क पहुँचा दे तो हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। एक भारतीय अहदेदार ने कहा, हमारे एक तजुर्बाकार कर्नल मारा गया, हमें उसकी मौत का बेहद सदमा है, लेकिन इस सिलसिले में कहा जा सकता है कि हमारी फ़ौज में बहुत से काबिल अफसरान हैं जो कर्नल की जगह ले सकते हैं। लेकिन रोबोट टेलीपैथी जानने वाले ना बार बार पैदा हो सकती हैं और ना ही ये इल्म हर किसी को हासिल हो सकता है। इसलिए रोबोट टेलीपैथी जानने वाले राजेश की मौत से हमारे मुल्क और कौम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक अमरीकी अहदेदार ने कहा, सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि MIM वाले साफ कहते हैं कि वो अपने दीन के खिलाफ और मुसलमानों के मुआशरे में इखलाकी तकाज़ों के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। चंद मुसलमान काबरीन ने एक इसराइली मेजर और उसके वफ्द की मेज़बानी मुसलमान औरतों के ज़रिए करना चाहिए। फिर इस तंजीम के लिए इसराइली मेजर नापसंदीदा था। उसने लश्कर कशी की थी और उर्दन के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इस सिलसिले में और बहुत सी बातें हैं। मुख्तसर बात यह है कि उन्होंने मेजर को हथियारे के हादसे में मार डाला और उन बेहयाई से मेज़बानी करने वालों को उस इस्लामी मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया। एक भारतीय अफसर ने कहा, यह बात तो समझो ख़त्म हो चुकी है। हम सब ने इजलास में मजबूरन तस्लीम कर लिया कि MIM की तंजीम दहशतगर्द नहीं है, फिर हमें नुकसान क्यों पहुँचाया जा रहा है। हमारे लिए रोबोट राजेश की मौत का सदमा नाकाबिले बर्दाश्त है। जब ये बात नाकाबिले बर्दाश्त हो तो फिर जवाबन इंतकामी कार्रवाई होती है। यूं भी भारत की प्रोपागेंडा मशीनरी सारी दुनिया में मुसलमानों और ख़ुसूसन पाकिस्तानियों के खिलाफ काम करती है। भारतीय हुकाम ने कई बार अमेरिका पर यह दबाव डाला कि हम पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दें। इन दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा सर्द जंग जारी रहती है। नागवारी से कहा गया, आप ये कहना चाहते हैं कि उस तंजीम ने पाकिस्तान की हमायत में हमारे कर्नल और एक गैर मामूली टेलीपैथी जानने वाले को मार डाला। आप हक़ाइक़ से गुरेज न करें। पाकिस्तान से जो दस्तावेज़ात जूडी नॉर्मन लेकर आया था और जिसे ब्रादर कबीर का साया ओमान के इजलास से ले गया, उसमें उन तमाम बड़ों के नाम हैं जो पाकिस्तान के मखसूस इलाकों में दहशत गर्दी कर रहे हैं। भारतीय तंजीम राह की पुश्त पनाही फ़ौज कर रही है। उन दस्तावेज़ात में कर्नल केदार शर्मा और राजेश के अलावा बहुत नाम है। उन दस्तावेज़ात की फ़ोटोस्टेट कॉपी हमारे सुपर मास्टर को पहुँचाई गई है। एक इसराइली अहदेदार ने पूछा, आज हमारे तैयारे को क्यों तबाह किया गया? क्या वो तैयारा किसी इस्लामी मुल्क में बमबारी करने वाला था? अमरीकी अहदेदार ने कहा, पाकिस्तान के बाहर यूरोप और अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स में आप लोग पाकिस्तान के ज़र खरीद सियासतदानों से मुलाकात करती हैं। यह तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान भी एक दिन इसराइल को गले लगा लेगा। ब्रादर कबीर ने आप लोगों की खुफिया मुलाकात की तस्वीरों की कॉपियाँ भी सुपर मास्टर तक पहुँचाई हैं। MIM की तरफ से जब ऐसी चीज़ें सुपर मास्टर को मौसूल होती हैं तो इसके पीछे एक छुपा हुआ चैलेंज होता है कि मुजाहिदीन की ये तंजीम किसी भी दिन ऐसे पाकिस्तानी और इसराइली सियासतदानों को सबक सिखाएगी। एक भारतीय अहदेदार ने कहा, आप अमरीकी सियासतदान बड़े साधु सन्यासी और फरिश्ते हैं।
आप लोगों ने भारत और इसराइल को तमाम मुसलमानों के खिलाफ शतरंज के मोहरे बना रखे हैं। बदनाम हम होते हैं और नेकी आप कमाते हैं। भाई ये डिप्लोमेसी है। हमारी तरफ से कभी ये नहीं कहा जाता कि मुसलमानों से खुलकर दुश्मनी करो। अगर कभी बात खुल जाए तो सियासी हिकमत अमली से उस पर पर्दा डालो। एक ने तंजिया अंदाज में कहा, पर्दा डालने के माहिर हैं, इसलिए आज भारत और इसराइल के तैयारे तबाह हुए। मुजाहिदीन ने अमरीकी तैयारे को हाथ भी नहीं लगाया। आप ताना देने से पहले ये याद रखें कि MIM पहली बार दुनिया वालों के सामने आई तो उसने हम अमरीकियों के ही तैयारों को अगवा किया था, लेकिन हमने बड़ी हिकमत अमली से तैयारे को और एक मुसाफिर को भी नुकसान नहीं पहुंचने दिया। फिर ताना दिया गया और आप लोगों ने तैयारे अगवा करने वाले मुजरिम मुजाहिदों को घर जाने की छुट्टी भी दे दी। उन्हें पहली वारदात में ऐसे सर पर चढ़ाया कि अब वो हमारे सरों पर नाच रहे हैं। इसराइली अफसर ने कहा, इस तंजीम से अमेरिका को कभी नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बरक सुपर मास्टर ने अपने एक टेलीपैथी जानने वाले माइक हरारे को MIM का फ्रॉड सरबराह बनाकर भेजा और इस तंजीम को हम पर मुसल्लत कर दिया। एक भारतीय अफसर ने कहा, अमरीकी चाल ऐसी ही होती है। सुपर मास्टर ने अपनी एक टीम को भारत रवाना किया। वह टीम अक्स मुंतकिल करती थी। वो सियाचिन के इलाके की जासूसी करना चाहता था। उधर पाकिस्तान में भी अमेरिका की वही टीम गई। नतीजा ये हुआ कि हमारे बासलाहियत लोगों का पाकिस्तानी फौजी माहिरीन से टकराव हुआ। मार्लिन ने देवी बनकर कहा, बात तो तब है कि फ़ायदा हम सबको पहुंचे और नुकसान भी हम बराबर उठाएं। कुछ थोड़ा सा अमेरिका को भी नुकसान पहुंचना चाहिए। सानी एक तुर्की सिपाही के अंदर रहकर ये बातें सुन रही थी। उसने जे मॉर्गन को बुलाकर कहा कि उसे अभी क्या कहना चाहिए और क्या करना चाहिए। मॉर्गन ने हदायत पर अमल किया। अपनी रिहाइशगाह में बैठे हुए नायब सुपर मास्टर के दिमाग पर हावी हो गया। फिर उससे रिसीवर उठाकर नंबर डायल कराए। इजलास की इमारत में जहां वो तीनों मुल्कों के अकाबरीन बैठे बहस कर रहे थे और अपने नुकसान का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा रहे थे, वहां फ़ोन की घंटी बजने लगी। तुर्की फौज के एक अफसर ने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से नायब सुपर मास्टर ने कहा, अपने टेलीफोन सेट का स्पीकर ऑन करो ताकि सब लोग नायब सुपर मास्टर की बातें सुन सकें। अफसर ने स्पीकर का बटन दबाकर वहां के तमाम हाजरीन से कहा, अमरीकी नायब सुपर मास्टर का फ़ोन है। उन्होंने स्पीकर ऑन करने के लिए कहा है ताकि आप तमाम हजरात उनकी बातें सुन सकें। हाँ तो जनाब, मैंने स्पीकर ऑन कर दिया, आप बोल सकती हैं। उस टेलीफोन के स्पीकर से उसकी आवाज़ सुनाई देने लगी। अभी आप लोगों के दरमियान गर्मा गर्म बहस हो रही है। भारत और इसराइल हम अमरीकियों को इल्ज़ाम दे रहे हैं। देवी जी की ये बात निहायत ही माकूल है कि फ़ायदा हम सबको पहुँचे तो नुकसान भी हम बराबर का उठाएं। कुछ थोड़ा सा अमरीका को भी नुकसान पहुँचना चाहिए, लिहाजा नुकसान उठाने की इब्तदा मैं कर रहा हूँ। देवी जी की मर्जी से खुदकुशी कर रहा हूँ। ये कहते ही टेलीफोन के स्पीकर से ठाई की आवाज़ गूंजी। एक फायर हुआ था, फिर खामोशी छा गई। सबसे पहले अमरीकी ख्याल ख्वानी करने वालों ने अपने नायब सुपर मास्टर के दिमाग की तरफ छलांग लगाई, लेकिन वो मुर्दा हो चुका था। इसराइल और भारत के ख्याल ख्वानी करने वालों के अलावा देवी ने भी अपने इल्म से तस्दीक की। फिर चीख कर बोली, हाँ मैंने कहा था कि अमेरिका को भी थोड़ा नुकसान पहुंचना चाहिए, लेकिन मैंने नायब सुपर मास्टर को खुदकुशी करने पर मजबूर नहीं किया है। ये सरासर दुश्मनों की चाल है। वहाँ जितने अमरीकी आला फौजी अफसरान और ओहदेदारान बैठे हुए थे वो मार्लिन को घूर कर देख रहे थे। एक तुर्की अफसर ने पूछा, तुम कौन हो, मार्लिन हो या देवी? अभी फ़ोन पर देवी का जिक्र हुआ था। वो बोली, मैं मार्लिन हूँ। देवी जी ख्याल ख्वानी के ज़रिए मेरी ज़ुबान से बोलती हैं और इस वक्त भी बोल रही हैं। हमारे दरमियान MIM के ख्याल ख्वानी करने वाले छुपे हुए हैं। उन्होंने सिर्फ इस बात से फ़ायदा उठाया कि अमेरिका को भी थोड़ा नुकसान पहुंचना चाहिए, लिहाजा नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने अमेरिका के बहुत बड़े ओहदेदार के दस्ते रास्त को बेमौत मार डाला और इल्ज़ाम मुझे यानी देवी को दे रहे हैं। इस मुल्क का एक अफसर अपने फौजी हेडक्वार्टर फ़ोन करके मौजूदा हालात बता रहा था। उधर अमरीकी अफसरान और आला ओहदेदार देवी से कह रहे थे कि उसने मौके से फ़ायदा उठाया। अभी कर्नल और राजेश की मौत का इल्ज़ाम MIM पर आयद किया जा रहा था, लिहाजा देवी नायब सुपर मास्टर को खुदकुशी करने पर मजबूर करके उसका इल्ज़ाम भी MIM पर डाल रही है। देवी ने गुस्से से कहा, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम आयद करोगे तो हमारी आपस की कशीदगी बढ़ेगी। हम दोस्ताना माहौल में अमेरिका से शिकायत कर रहे थे। एक अमरीकी अफसर ने कहा, दोस्ताना माहौल में शिकायत की जाती है, नुकसान पहुंचाने की धमकी नहीं दी जाती और फिर फ़ौरन उस धमकी पर अमल नहीं किया जाता। देवी जी, आपने बड़ी तेज़ी दिखाई है। हमें मानना पड़ेगा कि यह भी दुश्मनों का काम है। आप तो देवी हैं देवी। वह फिर भड़क कर बोली, हाँ देवी हूँ। अभी तुम सबको नर्क में पहुंचा सकती हूँ, मगर कोई मुझे छू भी नहीं सकेगा। साय को तो छू भी सकते हो क्योंकि वो नज़र आता है, लेकिन मैं नज़र भी नहीं आती हूँ। मैंने मार्लिन को अपनी सहेली बनाकर अपने लोगों के दरमियान रखा है ताकि उसकी ज़ुबान से बातें कर सकूँ। तुम अमरीकी दुनिया के लिए सुपर पावर हो, मगर मेरे लिए खाक हो। जब चाहूँगी खाक में मिला दूंगी। मैं कहती हूँ, मैंने तुम्हारे नायब सुपर मास्टर को खुदकुशी पर मजबूर नहीं किया है। अगर यकीन कर सकते हो तो करो, वरना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। एक तुर्की अफसर ने कहा, हम कान पकड़ते हैं, तौबा करते हैं। आइंदा हम इतने ममालिक की मेज़बानी कभी नहीं करेंगे और जिस मुल्क में टेलीपैथी जाने वाले होंगे उस मुल्क के किसी खास नुमाइंदे को आने नहीं देंगे। फ़ोन की घंटी बजने लगी। अफसर ने रिसीवर उठाया, दूसरी तरफ की बातें सुनी, फिर रिसीवर रखकर कहा, हमारे जासूस नायब सुपर मास्टर की रिहाइशगाह पर गए थे। वो खुद को गोली मारकर एक मेज़ पर औंधा पड़ा हुआ है। उसके सामने खुले हुए लेटर पैड पर लिखा है, मेरी मौत का इल्ज़ाम देवी पर आयद न करें
अपने मुल्क और कौम की भलाई के लिए देवी जी से मुलाकात करना ज़रूरी है और उनसे मुलाकात करने से पहले अपने लहू से गुस्ल करना लाजमी होता है। उस अफसर ने कहा, हमारे जासूस ने बताया कि इस तहरीर के साथ नायब सुपर मास्टर के दस्तखत भी हैं। एक फौजी अफसर ने कहा, इस तहरीर से जो मफहूम वाज़ेह होता है उस पर अब बहस नहीं करना चाहिए। हम अपने लहू से गुस्ल नहीं करना चाहते। बेहतर है हम यहाँ की फ़ौज की निगरानी में नायब सुपर मास्टर की लाश के पास चलें और उसे अमरीका पहुँचाने का इंतज़ाम करें। भारत और इसराइल के अहदेदारों ने कहा कि उन्हें भी फ़ौज की निगरानी में जल्द से जल्द उनके मुल्कों तक पहुँचा दिया जाए। वो सब वहाँ से रवाना होने लगे। भारतीय वफ्द के साथ मार्लिन थी। वो फिर खामोशी से पारस के पास आई। पारस ने बेजार होकर पूछा, बड़ी मुश्किल है, तुम्हें मेरे बगैर सुकून क्यों नहीं मिलता है? वो गुस्से से बोली, बकवास मत करो, तुम्हारी मक्कारियाँ अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हैं। अब तुम बहुत जल्द बदतरीन अंजाम को पहुँचने वाले हो। तुम गलत कह रही हो। तुम्हें पता नहीं है कि मेरे घर में पानी बहुत है। मैं उसकी तरह अपने लहू से गुस्ल नहीं करूँगा। तुम्हारी बातों से इशारा मिल रहा है कि एक तरफ तुमने अपने खिलाफ होने वाले दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को ख़त्म करा दिया, पूरे इजलास में तुम्हारी तंजीम की हमायत में बयान दिया गया। दूसरी तरफ तुम बड़ी मक्कारी से कोई सबूत छोड़े बगैर दहशतगर्दी कर रहे हो, बड़े ममालिक को नुकसान पहुंचा रहे हो और मुझे उन ममालिक की नज़रों से गिराने की कोशिश कर रहे हो। तुम जहां से भी गिरोगी मैं तुम्हें गोद में उठा लूँगा। वैसे मैं तुम्हारे रास्ते से हट सकता हूँ, मगर एक शर्त है। मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। बोलो, क्या चाहते हो? अपने इस सवाल का जवाब चाहता हूँ कि तुम ज़ेरे ज़मीन रहकर पूजा पाठ करती रही, अब ज़मीन से बाहर दुनियावी मामलात में क्यों सरगर्म हो गई हो? और जितने मामलात में सरगर्मी दिखा रही हो वो सब मुसलमानों के खिलाफ क्यों हैं? और तुम जो सरगर्मियाँ दिखा रहे हो वो हम हिंदुओं और यहूदियों के खिलाफ हैं। अगर तुम ज़ेरे ज़मीन रहकर अखबारात पढ़ती रहती और तमाम दुनिया के हालात हाज़िरा से वाकिफ़ रहती तो तुम्हें मालूम होता कि तुम्हारी कौम यहूद और नसारा से मिलकर किस तरह मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रही है। दुनिया का कोई शख्स एक ऐसी औरत के दुनियावी सवाल का जवाब नहीं दे सकता जो अपनी कब्र से निकल कर आई हो। अगर मैं तुम्हारे ख्याल से कफन फाड़ कर आती हूँ तो मेरी दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। दुनिया का हर दुश्मन अपने दुश्मन से यही एक फ़िक्रा कहता है कि मेरी दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी। कोई नई बात करो। मैं तुमसे बात करना पसंद नहीं करती। अब तो तुम दिन रात बात करने पर मजबूर हो जाओगी, क्योंकि मैंने इस हद तक मालूम कर लिया है कि तुम इसी शहर में हो, मगर कहाँ हो सिर्फ इतना मालूम करना रह गया है। मैं 2-4 घंटों में मालूम कर लूँगा। ये सुनते ही वो उसके दिमाग से ऐसे भागी जैसे पुलिस के आगे चोर सर पर पाँव रखकर भागते हैं। उसने दिमागी तौर पर हाजिर होकर घबराहट से धड़कते हुए दिल पर हाथ रख लिया था। उसे अब तक यकीन था कि वो दुनिया के किस मुल्क और किस शहर में है, ये किसी को मालूम नहीं है। इसी यकीन की बिना पर वो पहले अंजला और फिर मार्लिन बनकर वहाँ थी। वैसे उसका यकीन दुरुस्त था। ये किसी को मालूम नहीं था कि वो दुनिया के किस हिस्से में बैठी ख्याल खोनी के जरिए दोस्तों और दुश्मनों से रब्ता कर रही है। पारस भी नहीं जानता था। उसे शुबा था कि शायद वो इसी शहर में, इसीलिए उसने अंधेरे में तीर चलाया था जो निशाने पर बैठा, और उसने फ़ौरन उसके दिमाग से भागकर शुबे को यकीन में बदल दिया। और वो करती भी क्या, हमेशा ब्रादर कबीर की गैर मामूली सलाहियतों से मुतासिर होती आई थी और ये देखती आई थी कि वह जो कहता है उसे किसी न किसी तरह कर गुजरता है। अब उसने कहा था कि उसे 2-4 घंटों में ढूंढ निकालेगा, तो ये बात उसकी गैर मामूली सलाहियतों से बैद नहीं थी। वह दिल से मानती थी कि वह दुनिया का वाहिद मकार है जो उसे दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ा सकता है। इस वक्त वह तुर्की फ़ौज के हिफाजती इंतजामात के साथ एक गाड़ी में भारतीय फ़ौजी अफसरान के साथ थी। ऐसी साथ गाड़ी में अमेरिका, इसराइल और भारत के तमाम अकाबरीन थे और उनके साथ तुर्की फ़ौज के मुसल्ला जवान और अफसरान। देवी ने सोचा था कि मार्लिन की हैसियत से रिपोर्ट टेलीपैथी जानने वाले अजय कुमार और विजय कुमार की रिहाइशगाह में उनके साथ रहेगी, लेकिन अब जिस्मानी तौर पर इस शहर में रहना गोया ब्रादर कबीर को अपने पास आने की दावत देना था। अब तो बेहतरी इसी में थी कि वो यहाँ से निकल भागे, इस शहर से नहीं इस मुल्क से भी दूर चली जाए। इन फौजियों का काफिला जा रहा था। वो दराए बासफोरस के करीब पहुंचकर बोली, मैं देवी बोल रही हूँ। मार्लिन, अजय कुमार और विजय कुमार को यहाँ उतार दो, गाड़ी रोक दो। गाड़ियाँ रुक गईं। वो अपने दोनों ताबेदारों के साथ उतर गई। जब वो काफिला आगे चला गया तो उसने विजय कुमार से कहा, हम यहाँ से मोटर बोट में प्रिंसेस आइलैंड जाएंगे, तुम आगे चलो और मोटर बोट हासिल करो। वो आगे जाने लगा। देवी अब उसके पीछे चलते हुए अजय कुमार से बोली, प्रिंसेस आइलैंड के अरबपति मालिक के पास उसका एक ज़ाती इख्तियार है, उस अरबपति का नाम और फ़ोन नंबर मालूम करो, फिर उसके दिमाग पर कब्जा जमाओ और उसे अपना ताबेदार बनाओ। हम उसके त्यारे में बैठकर किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे। फिर उसने आगे जाने वाले विजय कुमार से ख्याल ख्वानी के जरिए रब्ता किया, आसपास देखकर मोहतात रहकर मोटर बोट हासिल करो। ऐसा ना हो कि ब्रादर कबीर और उसके आदमी हमारा ताकुब कर रहे हों। सानी, अली और पारस एक रिहाइशगाह में बैठे हुए थे। सानी ने पारस से कहा, तुमने अंधेरे में तीर चलाया मगर खूब निशाने पर चलाया। वह फ़ौरन ही तुम्हारे दिमाग से भाग गई। अब वो इतनी उजलत में शहर से भागना चाहेगी कि जल्दबाजी में ज़रूर कोई ना कोई गलती करेगी। अली ने कहा, हमें यह समझना चाहिए कि वो फ़रार होने के लिए कौन सा तरीका और कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी। सानी ने कहा, ज़ाहिर है यहाँ की फ़ौज ने एयरपोर्ट और दूसरे फ्लाइंग क्लब्स को अपने कंट्रोल में ले लिया है। अगर वो ख्याल खोने के जरिए जबरी परवाज़ करेगी तो फ़ौजी उसे फ़िज़ा में मार गिराएंगे। मेरा ख्याल है वो खुश्की का रास्ता इख्तियार करेगी, हाईवे से अनकरा की तरफ जाएगी।
फिर वहाँ के एयरपोर्ट से किसी दूसरे मुल्क के लिए फ्लाई करेगी। अली ने कहा, या फिर दरियाए बासफोरस पार करके मशरकी इस्तंबुल से मगरबी इस्तंबुल जाएगी। वहाँ से यूनान करीब है, लेकिन वो पारस की चालबाजियों से बड़ी मोहतात रहती है। अब तो वो खुशकी का रास्ता या दरियाई रास्ता इख्तियार नहीं करेगी। पारस ने कहा, मैं उसकी खोपड़ी को खूब समझता हूँ। अली, तुम दुरुस्त कह रहे हो, वो दरिया से या खुशकी के रास्ते से कभी नहीं जाएगी। सानी ने पूछा, तो क्या इसी मुल्क में वो कहीं ज़ेर ज़मीन चली जाएगी? अली ने कहा, यहाँ तो वो बुरी तरह खौफजदा है। यहाँ से किसी ज़ेर ज़मीन खुफिया अड्डे में नहीं जाएगी। वो जानती है कि उससे ज़्यादा बरादर कबीर इस मुल्क के खुफिया अड्डों को जानता है। पारस ने कहा, यहाँ कई जजीरे हैं जिनमें प्रिंसेस आइलैंड मशहूर है। वहाँ एक अरबपति शख्स के पास एक ज़ाती त्यार है। देवी उस शख्स को ताबेदार बनाकर उस त्यारे में फ़रार हो सकेगी। अली ने तायद में कहा, यह उसके लिए ज़्यादा महफूज और आसान तरीका है, लेकिन वो जानती होगी कि बरादर कबीर भी उस अरबपति शख्स को जानता होगा। इसके बावजूद हम तीनों ने उसके फ़रार के जो रास्ते सोचे हैं उनमें से कोई एक रास्ता इख्तियार करेगी। लिहाजा मैं मगरबी इस्तंबुल जा रहा हूँ। सानी, तुम अनकरा की हाईवे चौकियों पर टेलीपैथी के जरिए उस पर नज़र रखो, और पारस प्रिंसेस आइलैंड जाएगा। वो तीनों पूरी तैयारियों के साथ उस रिहाइशगाह से निकल आए। ये तय पाया कि सानी ख्याल ख्वानी के जरिए कभी अली और कभी पारस के पास आती रहेगी। फिर हालात का तकाजा होगा तो अपने दूसरे ख्याल ख्वानी करने वालों को बुला लिया जाएगा। दरियाए बासफोरस के मशरकी साहिल पर देवी और अजय कुमार बोर्ड प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे। वो दोनों मोहतात नज़रों से आसपास देखते जा रहे थे। देवी समझ रही थी कि बरादर कबीर बहुत चालाक है। वो उसके फरार होने के सिलसिले में दरियाई रास्ते को भी नज़रों में रखेगा। वो चालबाज किसी पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं करेगा। वो बड़ी संजीदगी से और जहानत से सोच रही थी कि बचाव का और क्या रास्ता हो सकता है। बरादर कबीर ने कहा था कि वो उसे 2-4 घंटों में ढूंढ निकालेगा। अगर 4 घंटों का हिसाब रखा जाए तो आधा घंटा गुजर चुका था। उसकी खैरियत इसी में थी कि वो 3.5 घंटों के अंदर किसी दूसरे मुल्क पहुंच जाती। वहाँ बोर्ड प्लेटफॉर्म पर समुंदर और जजीरों की सैर करने वालों की खासी भीड़ थी। औरतें, मर्द और बच्चे सभी थे। एक धड़का सा लगा हुआ था कि इस भीड़ में वो दुश्मन या उसके कारिंदे हो सकती हैं। ऐसे वक्त उसने एक नहायत हसीन औरत को देखा। वो इतनी हसीन और पुरकशिश थी कि कई लोग उसे देख रहे थे। उसके साथ एक खूबरू शख्स था। इस हसीन औरत को देखते ही देवी के जहन में एक मंसूबा पकने लगा। उसने अजय कुमार से कहा, इस खूबसूरत जोड़े को देखो, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों इन दोनों के ख्यालात पढ़ें। वो देवी की हदायत के मुताबिक उनके पास गया। फिर उस खूबरू शख्स से बोला, माजरत चाहता हूँ, दरअसल पहली बार यहाँ आया हूँ। मेरे साथ मेरी एक बहन और एक भाई है। क्या आप गाइड करेंगे कि समुंदर की सैर के लिए हमें किस सिमत जाना चाहिए? उस शख्स ने उसे मुसाफिर करते हुए कहा, मेरा नाम रॉजर स्मिथ और ये मेरी मंगेतर है। अगले हफ्ते हमारी शादी होने वाली है। अभी रात का वक्त है। चांदनी में आप मगरबी साहिल तक या किसी करीबी जजीरे तक जा सकती हैं। हम तो प्रिंसेस आइलैंड जा रहे हैं। वहाँ रात को भी ऐसी रोशनी और चहल पहल होती है कि दिन का समा लगता है। देवी अजय कुमार के अंदर रहकर सुन रही थी। वो देवी की मर्जी से बोला, अगर प्रिंसेस आइलैंड इस कदर पुररौनक जजीरा है तो फिर हम भी वहाँ जाएंगे। क्या आप बोट के जरिए जा रहे हैं? जी हाँ, हम दोनों के लिए एक बोट काफ़ी है। देवी उनके करीब आ गई। वहाँ उसका मार्लिन की हैसियत से तारुफ कराया गया। वह तमाम बातें सुनकर बोली, मिस्टर स्मिथ, अगर आप अपनी हसीन मंगेतर के साथ हमारी लॉन्च में चलें तो हमें खुशी होगी। लॉन्च का कैबन आप दोनों के लिए मखसूस कर दिया जाएगा। रॉजर स्मिथ ने कहा, आपके ऑफर में मोहब्बत और दोस्ती है, लेकिन हम दोनों तन्हाई चाहते हैं। आपको लॉन्च के कैबन में तन्हाई मिलेगी। वो बोला, सॉरी, हम शादी से पहले कैबन वाली तन्हाई नहीं चाहते। इस बात पर वो सब हंसने लगे। फिर मुसाफिर करके रुखसत हो गए। देवी ने उनसे अलग होकर अजय कुमार से कहा, रॉजर के दिमाग में रहो और इसकी सोच में कायल करते रहो कि उसे हमारे साथ लॉन्च में चलना चाहिए। विजय कुमार ने आकर कहा, बोट का इंतजाम हो गया है। मैंने बोट वाले के ख्यालात पढ़े हैं, वो बेज़रर आदमी है। वो बोली, प्रोग्राम बदल गया, फ़ौरन जाओ और किसी छोटी लॉन्च का इंतजाम 15 मिनट के अंदर करो। लॉन्च वाले को ख्याल ख्वानी के जरिए ट्रैप करो ताकि वो और किसी मुसाफिर को ना ले जाए। हमारे साथ एक मर्द और एक औरत होगी। वो चला गया। उसने एक लॉन्च वाले को फ़ौरन ट्रैप किया। देवी उस हसीना के दिमाग में आई। उसका साथी कह रहा था, रानी, हमें इन लोगों के साथ लॉन्च में चलना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? रॉजर स्मिथ दरअसल अजय कुमार की मर्जी से ऐसा बेख्तियार कह रहा था। रानी ने कहा, सॉरी, मैं तुमसे पहले कह चुकी हूँ कि हम जी जान से मोहब्बत करेंगे, लेकिन किसी कमरे कैबन की तन्हाई में तन्हा नहीं रहेंगे। मैं एक हिंदुस्तानी औरत हूँ और शादी से पहले तुम्हारी तन्हाई में नहीं आऊँगी। उसका नाम प्रभा रानी था। वह हिंदुस्तान से लंदन आई थी। वहाँ तालीम हासिल करती रही थी। एक दिन मालूम हुआ कि उसके बाप का कारोबार तबाह हो गया। वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका। कोठी भी नीलाम हो गई थी। माँ ने अपने जेवरात बेचकर उसके पास रकम भिजवाई ताकि वो लंदन से वापस आ सके। उसका मामू रकम लेकर घर से निकला, लेकिन लंदन नहीं गया। मजीद कुछ रकम हासिल करके वह दूसरे शहर जाकर उन रुपयों से कारोबार करने लगा। उधर जब रानी लंदन में पैसे को मोहताज हो गई तो रॉजर स्मिथ ने उसकी मदद की। दोनों कॉलेज में दोस्त की हैसियत से जाने जाते थे। रॉजर उसे मोहब्बत करता था और उसे समझाता था, वापस जाकर क्या करोगी? माँ को भी यहीं बुला लो, मैं ख़ानदानी रईस हूँ। यहाँ फिर तुम्हारी मुसरतों के दिन वापस आ जाएंगे। वह इनकार करने वाली थी। रॉजर एक अच्छा दोस्त भी था, अच्छा इंसान भी, लेकिन दोस्ती और मोहब्बत में बड़ा फ़र्क होता है। वह हिंदुस्तान जाकर किसी माकूल शख्स से शादी करना चाहती थी।
ऐसे वक्त एक खत मिला कि माँ भी मर चुकी है। फिर तो वो भरी दुनिया में तन्हा रह गई। अब रॉजर के सिवा उसका कोई ना था। हालात ने उसे कायल कर दिया कि रॉजर से अच्छा जीवन साथी उसे नहीं मिलेगा। अब 1 हफ्ते बाद उनकी शादी होने वाली थी। रॉजर बिजनेस टूर पर उसे अपने साथ इस्तांबुल ले आया। शायद इसलिए भी उसे ले आया था कि तकदीर देवी प्रभा रानी के जरिए ब्रादर कबीर यानी पारस से बचाना चाहती थी। विजय कुमार ने लॉन्च का इंतजाम कर लिया था। देवी प्रभा रानी के और अजय कुमार रॉजर के दिमाग पर छा गया। इस तरह उन दोनों को लॉन्च में ले आए। जब लॉन्च रवाना हुई तो देवी ने रानी को कैबिन में पहुंचाकर वहां एक बर्थ पर लिटा दिया। अजय कुमार ने रॉजर के दिमाग को ख्याल ख्वानी की मुट्ठी में जकड़ लिया। वह लॉन्च के अर्शे पर खड़ा था और विजय कुमार लॉन्च के स्टीवर्ड से दोस्ती करके उसे बातों में वक्त गुजार रहा था। इसके अलावा 2 और मुलाजिम थे जिनसे वक्त आने पर निपटा जा सकता था। सफर के दौरान देवी ने रानी को अपना मामूल बनाया, फिर उसके दिमाग से उसके माजी को बुला दिया। इसके बाद उसके ज़हन में नक्श करने लगी कि उसका नाम शीतारा है। आजकल देवी के नाम से पुकारी जाती है। वे एक आलमी शोहरत रखने वाले माहिर इल्म नजूम की बेटी है, एक ब्राह्मण जादी है। उसने भी बाप की तरह इल्म नजूम में कमाल हासिल किया है और दिन रात की मेहनत से टेलीपैथी भी सीखी है। देवी जो कुछ कह रही थी वो रानी के जहन में नक्श होता जा रहा था और ये बातें भी नक्श हुई कि पारस का मजहब बदलकर उसे अपना धर्मपति बनाना चाहती है। इस मकसद के लिए उसकी ज्योतिष विद्या ने उसे 10 बरस तक दुनिया वालों से छुपकर तपस्या करने की रहनुमाई की है। इसके मुताबिक वो दुनिया वालों से अपना असली चेहरा और अपनी असली आवाज़ छुपाती आ रही है। वो इन 10 बरसों में पारस के पास भी नहीं जा सकती थी, मगर उसे दीवानावार चाहती थी। इसलिए पारस को अपनी नज़रों के सामने रखने के लिए उसने अपनी डमी शीतारा बनाई थी। इस डमी के जरिए वो पारस को देखती थी और ऐसी तदबीरें करती रहती थी कि उसे 10 बरस तक तपस्या ना करना पड़े और पारस ज़हनी तौर पर उसका मामूल और ताबेदार बनकर अपने मजहब को भूलकर उसका धर्मपति बन जाए। लेकिन पिछले दिनों ये भेद खुल गया कि असल शीतारा ज़ेरे ज़मीन रहती है। फिर वो सोनिया से बचने के लिए ज़मीन पर बड़ी राजदारी से आई थी। फिर MIM के ब्रादर कबीर से उसकी ठन गई। वो उसे नुकसान भी पहुंचाता रहा। फिर उसने ये मालूम कर लिया कि देवी इस्तांबुल में है, लिहाजा अब ये देवी इस्तांबुल से फरार होकर प्रिंसेस आइलैंड जा रही है। वहाँ से करोड़पति शख्स को अपना मामूल और ताबेदार बनाकर उसके ज़रिए इटली के शहर घूम जाएगी। फिर वहाँ से वाशिंगटन जाने का इरादा है। वो अपनी ज़िंदगी की तमाम अहम तफसीलात रानी को जहन नशीन कराती रही। उसे हर पहलू से ज़ेरे ज़मीन रहने वाली देवी शीतारा बनाती रही। उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, सिर्फ एक टेलीपैथी जानने की कमी रह गई थी। इसके लिए भी उसने सोच लिया था कि वहाँ से फरार होने में कामयाब होने के बाद वो रानी को वाशिंगटन ले जाएगी। फिर सुपर मास्टर वगैरह को पहले की तरह ट्रैप करके रानी को भी ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजारेगी और उसे टेलीपैथी जानने वाली मुकम्मल देवी शीतारा बना देगी। इस तरह सिर्फ ब्रादर कबीर नहीं, सोनिया भी रानी को देवी समझकर धोखा खाते रहेंगे। उसने पूरी तरह अमल करने के बाद रानी को तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। फिर अजय और विजय कुमार से कहा, अब रॉजर स्मिथ को मारकर पानी में फेंक दो। रानी 1 घंटे तक तनवीमी नींद सोती रहेगी। उससे पहले प्रिंसेस आइलैंड तक नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए लॉन्च को इधर उधर घुमाते रहो। खुद को जिंदा और बाइख्तियार रखने के लिए दूसरे बेगुनाहों और बेकसूर लोगों की जानें ली जाती हैं। बेचारे रॉजर स्मिथ को मारकर फेंक दिया गया। उसके साथ लॉन्च के 2 मुलाजमों को भी पानी में मछलियों की खुराक बना दिया गया। सिर्फ स्टीवर्ड के दिमाग पर हावी रहकर उसे जिंदा रखा गया ताकि वह लॉन्च चलाता रहे और रानी के तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद उन्हें प्रिंसेस आइलैंड पहुंचा दे। देवी जिस नए मनसूबे पर अमल कर रही थी उसमें इस हद तक कामयाब हो चुकी थी कि उसने तकरीबन एक मुकम्मल देवी शीतारा तैयार कर ली थी। अगर जजीरे में ब्रादर कबीर या उसके मुजाहिद देवी को तलाश करते फिरते तो शायद रानी तक पहुंच जाते, उसे देवी समझकर मार डालते या फिर उसे अपने खुफिया अड्डे में ले जाते। वैसे देवी ने यह तय कर लिया था कि रानी को हमेशा अपनी डमी बनाकर रखेगी और इसके जरिए बहुत अहम काम करती रहेगी। उसने अजय से कहा, कैबिन में टेलीफोन डायरेक्टरी पड़ी है, इसे देखो और उस अरबपति का फ़ोन नंबर मालूम करके उससे रब्ता करो और उसकी आवाज़ सुनाओ। वो मशहूर शख्स था। नंबर मिलने में देर नहीं लगी। रब्ता करने पर उसके सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। देवी आवाज़ सुनकर उसके अंदर पहुंच गई। उससे रिसीवर रखवाकर अपने आका के पास जाने के लिए कहा। इस जजीरे और वहाँ के महल की मालिका पहले एक मुसलमान हसीन और जवान बेवा थी। अब इस जजीरे को एक ऐसे बहुत बड़े स्मगलर मार्शीस मार्को ने खरीद लिया था, जो तुर्क हुकूमत में एक बहुत अहम सियासतदान भी था। इसलिए तुर्क फौज और पुलिस वाले भी उसे सलाम करते थे। उसका सेक्रेटरी भी देवी की मर्जी से उसे सलाम करने गया तो उस वक्त मार्शीस मार्को शराब पी रहा था और उसके सामने एक रकासा मुख्तसर से लिबास में नाच रही थी। ऐसे वक्त कोई उसकी तन्हाई और अयाशी में मखल नहीं होता था। सेक्रेटरी ने उसकी शाहाना तर्ज की खूबसूरत सी ख्वाबगाह में आकर सलाम किया। रकासा ने उसे देखते ही नाचना बंद कर दिया। मार्शीस मार्को ने उसे गुस्से से देखा, फिर कहा, बुड्ढे सेक्रेटरी, तूने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? क्या तू नहीं जानता कि तेरी नौकरी तो जाएगी मगर तुझे कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी? विजय कुमार भी उसके दिमाग में मौजूद था। सेक्रेटरी ने उसकी मर्जी के मुताबिक कहा, मार्को, मैं अपनी गलती और आपकी तरफ से मिलने वाली सज़ा को भी खूब समझता हूँ। इसके बावजूद आपसे एक शिकायत करने आया हूँ। तू और मुझसे शिकायत करने आया है? मैं भी ज़रा सुनूँ कि शिकायत क्या है। वो बोला, मैं 2 बरस बाद 60 बरस का हो जाऊँगा मगर अभी से सेठ आ गया हूँ और आपकी तरह थोड़ी सी पीना और जवान औरत का रक्स देखना चाहता हूँ। मार्को को गुस्सा आना चाहिए था लेकिन उसके अंदर देवी थी। उसने देवी की मर्जी के मुताबिक एक कहका लगाया, फिर कहा,
तेरी आमद पर गुस्सा आया था, मगर इस बुढ़ापे में ये शौक और ये तमन्ना देखकर बड़ा मजा आ रहा है। तू शिकायत करने आया है, जा, मैं तेरी आरजू पूरी करूंगा। आज ये हसीन रकासा तेरे नाम कर दूंगा और ये आधी बोतल बची हुई शराब भी ले जा। इससे महल का जो कमरा पसंद हो उसमें जाकर अयाशी कर। फिर उसने रकासा को हुक्म दिया कि वो बोतल उठाकर उसके सेक्रेटरी के साथ चली जाए। वो जर खरीद हुक्म की बंदी थी। बोतल उठाकर सेक्रेटरी के साथ चली गई। फिर उसने अपने सिक्योरिटी अफसर को बुलाया और कहा, अभी एक लॉन्च में मेरे 3 मेहमान आ रहे हैं, एक हसीन औरत और 2 मर्द। औरत का नाम डमी शी है। तुम अभी लॉन्च की बंदरगाह पर जाओ और उन तीनों को इज्जत और आराम से लेकर आओ। वो ऑल राइट सर कहकर चला गया। उसके जाने के बाद मार्को ने त्यारे के इंजीनियर को बुलाया। फिर उसके हाजिर होने पर कहा, अभी अपने मातियतों के साथ इस त्यारे को अच्छी तरह चेक करो। ईंधन की टंकी फुल करने के बाद फाजिल ईंधन से भरे हुए 2 कैन भी रख दो। हम जरा फजाई तफरी के मूड में हैं। इंजीनियर ने कहा, मैं अभी आपके हुक्म की तामील करता हूँ, लेकिन आज दिन के वक्त इस्तांबुल के VIP एयरपोर्ट पर 2 त्यारे तबाह कर दिए गए हैं। तब से हुकूमत ने कल सुबह तक तमाम परवाज़ों को मुलतवी कर दिया है और आपके नाम भी पैगाम अरसाल किया था कि कल सुबह तक परवाज़ ना करें। वो बोला, जिस हुकूमत ने यह पैगाम भेजा है मैं उसी हुकूमत का एक अहम रुकन हूँ। जाओ और त्यारे को तैयार रखो। वो भी हुक्म की तामील के लिए चला गया। विजय कुमार भारत का एक तजुर्बाकार पायलट था। वो इंजीनियर के दिमाग में रहा ताकि त्यारे की चेकिंग होते खुद भी देखे और मुतमईन हो सके। देवी ने मास्टर मार्को को वहीं पलंग पर लिटा दिया, उसे थपक कर सुलाया, फिर उस पर अमल करने लगी। अब से पहले उसने प्रभा रानी पर अमल किया था। वो 1 घंटे बाद बेदार होने वाली थी। इतना वक्त गुजारने के लिए उसने मार्को को अपना मामूल बनाकर उसके जहन में यह नक्श किया कि उसकी एक मेहमान आ रही है। उसका नाम डमीशी है। उसके 2 साथी हैं। वो उन तीनों पर किसी किस्म का शुबा नहीं करेगा। उसके अंदर डमीशी जो बोलेगी उस पर अमल करता रहेगा। अगर डमीशी के सिवा किसी की सोच की लहर दिमाग में आए तो वह फौरन सांस रोक ले और आधे घंटे तक तनवीमी नींद सोने के बाद बेदार होगा तो शराब का नशा भी उतर जाएगा। इस तरह उसने मार्को को भी अपना मामूल और ताबेदार बनाकर आधे घंटे के लिए सुला दिया। इसी हिसाब से जब रानी 1 घंटे बाद बेदार हुई तो उधर मार्को भी आधे घंटे बाद बेदार हो गया। लॉन्च उस जजीरे के साहिल पर पहुंच गई। मार्को का सिक्योरिटी अफसर चंद मुसल्ला गार्ड्स के साथ उनके इस्तकबाल के लिए आया था। देवी कैबिन के अंदर छुपी रही। रानी अब खुद को देवी शी तारा समझ रही थी। वो अजय और विजय कुमार के साथ महल से आने वाली गाड़ी में बैठकर चली गई। देवी ने लॉन्च के स्टीवर्ड के दिमाग पर कब्जा जमा रखा था, इसलिए वो किसी से ना पूछ सका कि लॉन्च में 2 औरतें और 3 मर्द सवार हुए थे। उनमें से एक औरत और एक मर्द रॉजर स्मिथ कहाँ हैं? वो स्टीवर्ड जजीरे के मालिक की सिक्योरिटी फोर्स को देखकर मरूब हो गया था। उनके जाने के बाद देवी ने स्टीवर्ड को लॉन्च के कैबिन में ख्याल ख्वानी के जरिए सुला दिया और उसके दिमाग को हदायत की कि वो सुबह 8 बजे से पहले बेदार नहीं होगा। वो बेचारा गहरी नींद सोता रह गया। ये लॉन्च से उतरकर साहिल पर आ गई। वहां दूर तक साली सड़क रोशन थी। होटल, कुमार खाने और शराब खाने खुले हुए थे। सिनेमा थिएटर और बच्चों के खेल तमाशों के क्लब रोशनियों से जगमगा रहे थे। बूढ़ों के लिए ठंडी साहली हवा का लुत्फ उठाने, एक दूसरे से गुजरी हुई जवानी का दुखड़ा सुनाने के लिए ओपन रेस्तोरां वगैरह थे। ऐसे 2-4 रेस्तोरानों में सिर्फ बूढ़ी औरतें और बूढ़े मर्द ही जाते थे। रानी देवी बनकर महल में जा चुकी थी। देवी अभी तक मार्लन के रूप में थी। वो रेस्तोरां में आकर बैठ गई। वहां बैठने का मकसद ये था कि उसके हुस्न शबाब को देखकर ललचाने वाले जवान नहीं थे। कोई उसकी तन्हाई में मखल ना होता और वो सुकून से ख्याल ख्वानी के जरिए अपनी नई डमी और मातियतों की खैरियत मालूम करती रहती और उनके काम भी आती रहती। वो खुली फिजा में एक मेज़ के पास आकर कुर्सी पर बैठ गई। वहां आसपास की मेज़ों पर बैठी हुई बूढ़ियां और बूढ़े और रेस्तोरां के मालिक और मुलाजमीन ने उसे हैरत से देखा। रेस्तोरां का मालिक भी बूढ़ा था, तमाम मुलाजमीन भी बूढ़े थे। मालिक ने आकर उसे कहा, मिस, शायद आपने यहाँ का साइन बोर्ड नहीं पढ़ा है। वो बोली, मुझे पढ़ना आता है और अगर ना आता तो मैं यहाँ सिर्फ बूढ़े ही बूढ़े देखकर समझ लेती कि यह रेस्तोरां मुझ जैसी बूढ़ियों के लिए है। मालिक ने हैरानी से पलकें झपकाकर उसे देखा, फिर पूछा, आप इस कदर जवान होकर खुद को बूढ़ी कह रही हैं? वो हंसकर बोली, बुढ़ापे में तुम्हारी आंखें कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई हैं, मुझे ज़रा गौर से देखो। वो उसके दिमाग पर सवार हो गई। वो गौर से देखने लगा तो उसकी सोच में कहने लगी, हाँ, अंदर से बूढ़िया, ऊपर से इतना ज़्यादा मेकअप किया है कि जवान नजर आती है। वो कायल होकर बोला, हाँ, आप बूढ़ी हो सकती है मगर कमाल का मेकअप है, बिल्कुल जवान लग रही हैं। फरमाइए, क्या खाना पीना पसंद करेंगी? उसने कहा, 1 गिलास ठंडा लेमन स्क्वाश ले आओ। बुढ़ापे में ठंडी चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए हम ऐसी चीज़ें नहीं रखते। उसे भूख लग रही थी। वो बोली, बेहतरीन भुना हुआ गोश्त मिलेगा? वो बोला, बुढ़ापे में गोश्त हजम नहीं होता, हम यहाँ हल्की खुराक रखते हैं, उसमें नमक कम होता है क्योंकि ज़्यादा नमक बूढ़ों को नुकसान पहुँचाता है। वो बेजार होकर बोली, अच्छा, चाय ले आओ। अभी लाता हूँ, मगर चाय फीकी होगी क्योंकि बेशुमार बूढ़े शुगर के मरीज़ होते हैं। उसे हंसी आ गई। फिर वो बोली, मैं भूल जाती हूँ कि बूढ़ी हो चुकी हूँ। अक्सर लोग बूढ़े होकर भी इस खुशफहमी में रहते हैं कि वो जवान है और जवानों की तरह हर चीज़ खा पी कर हजम कर सकती हैं। अच्छा, ये बताओ, जो बूढ़ा शुगर का मरीज़ ना हो उसे तो तुम मीठी चाय दे देते होगे। उसे हम नसीहत करते हैं कि शुगर के मरीज़ नहीं हो तो खुदा का शुक्र अदा करो और मीठी चाय से परहेज़ करो। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं तुम्हारी नसीहत याद रखूंगी। यहाँ तनहा बैठकर कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ, इसलिए फीकी सही चाय पिला दो। उसने फिर नसीहत की, आपको तनहा नहीं बैठना चाहिए, इसलिए कि बूढ़े दिन रात तन्हा रहते हैं।
उनकी जवान बेटियां अपने शौहरों के साथ और जवान बेटे अपनी बीवियों के साथ मगन रहते हैं। हम बूढ़ों के अंदर कहने के लिए बहुत कुछ होता है, मगर सुनने वाला कोई नहीं होता, इसलिए चंद रेस्तोरां कायम किए गए हैं। यहाँ अजनबी बूढ़ियाँ और बूढ़े आते हैं, एक दूसरे से शनासाई पैदा करते हैं और खूब जी भर के अपने अपने दिल की बातें और अपना अपना दुखड़ा सुनाकर एक दूसरे से हमदर्दियाँ करते हैं। वो मुतासिर होकर बोली, तुमने बूढ़ों की जिंदगी का बहुत ही दिलगुदाज पहलू पेश किया है। यहाँ आने वाले बूढ़े जब तक यहाँ एक दूसरे से बोलते होंगे, अपनी बेमुरव्वत औलादों को भूलकर जिंदगी का थोड़ा सा ऑक्सीजन हासिल कर लेते होंगे। जी हाँ, मैं तो कहता हूँ दुनिया के हर मुल्क, हर शहर और कस्बे में ऐसी जगह कायम करना चाहिए जहाँ इंसान का बुढ़ापा चंद घंटों के लिए खुशगवार हो जाए और उन्हें इत्मीनान रहे कि रोज़ इसी तरह कोई तो उनकी बातें सुनने वाला या सुनने वाली मिलेगी। वो बोली, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सिर्फ चाय पीने तक तनहा रहूं और तुम किसी को मेरे पास ना आने दो? मैं समझ गया, आप यहाँ थोड़ी देर तन्हाई में अपने किसी मसले पर गौर करना और उसका हल तलाश करना चाहती हैं। हाँ, कुछ ऐसी बात है। वो एक तरफ इशारा करके बोला, उस बड़ी मेज़ की तरफ देखें। वहाँ एक बूढ़े के तरफ कितनी ही बूढ़ियाँ और बूढ़े बैठे उसकी बातें सुन रहे हैं। वो हमेशा यहाँ आता है और परेशान रहने वाले बूढ़ों के मसाइल सुनकर उन्हें बेहतरीन मशवरे देता है। वो इल्म नजूम का माहिर है और उसने दुनिया के हर मुल्क की सैर की और इंसानी नफ्सियात को खूब समझता है। आप चाय पीकर वहाँ जा सकती हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसे यहाँ बुलाओ और मैं तन्हाई में उससे बातें करूँ? ये ज़रा मुश्किल है। वो रोज़ाना इसी मेज़ पर बैठता है, ज़रूरतमंद बूढ़े उसके पास जाते हैं। वैसे मैं आपका पैगाम पहुँचा दूंगा, हो सकता है वो आपके पास चलाए। वो बूढ़ा मालिक चला गया। देवी ने दूर एक बड़ी मेज़ की तरफ देखा। उस बूढ़े से इसलिए दिलचस्पी पैदा हो गई थी कि वो इल्म नजूम का माहिर था और उसे भी ज्योतिष विद्या में महारत हासिल थी। वो कोई जासूस या दुश्मन नहीं हो सकता था, क्योंकि वहाँ रोज़ाना आया करता था और वहाँ रोज़ाना आने वाला देवी का कोई दुश्मन नहीं था। एक बूढ़ा वेटर फीकी चाय की एक प्याली उसके सामने रखकर चला गया। उसने चाय की एक चुस्की ली, फिर फीकेपन के बायस मुंह बनाया। रेस्तोरां का बूढ़ा मालिक उस बड़ी सी मेज़ की तरफ जा रहा था जहाँ बूढ़े काफ़ी तादाद में नजर आ रहे थे। मालिक ने उस माहिर इल्म नजूम से कहा, 10 नंबर की मेज़ पर एक खातून आपसे तन्हाई में गुफ्तगू करना चाहती हैं। इल्म नजूम के माहिर ने सर घुमाकर देवी की तरफ देखा, फिर कहा, अकल कहती है कि एक को खुश करने के लिए 10 को मायूस ना करो। वैसे मैं उसे भी मायूस नहीं करूंगा। यहाँ उनसे बातें कर लेने के बाद उस खातून के पास ज़रूर जाऊंगा। देवी ख्याल ख्वानी के जरिए उसकी बातें सुन रही थी। वो इल्म नजूम के माहिर के अंदर पहुंच गई। उसका नाम कार्ल बॉन्जा था। वह एक रूसी यहूदी था। तकरीबन 12 बरस पहले हिजरत करके यूरोप आया था और इस जजीरे में पिछले 3 बरसों से था। सब उसकी इज्जत करते थे। देवी ने मुख्तसर से ख्याल ख्वानी से मालूम किया कि वो ना तो दुश्मनों में से है और ना ही उससे कोई नुकसान पहुंचेगा। फिलवक्त इतनी ही मालूमात काफ़ी थीं, क्योंकि वह पहले अपनों की खबर लेना चाहती थी। अगरचे उनके लिए भी कोई खास परेशानी नहीं थी, क्योंकि डमी देवी के साथ वो गैर मामूली टेलीपैथी जानने वाले मौजूद थे। वो मास्टर मार्को के अंदर पहुंच गई। देवी ने उस पर मुख्तसर सा अमल करके अपना मामूल बनाया और उसके ज़हन में चंद अहम बातें नक्श की थीं, जिनके मुताबिक उसने अपने महल में आने वाले 3 मेहमानों का इस्तकबाल किया था। जब उसने रानी के हुस्न शबाब को देखा तो अपना थूक निकलने लगा कि कहीं राल ना टपक पड़े। वह हसीन तरीन लड़कियों को अपनी दौलत से खरीद लेता था, लेकिन ऐसी कोई हसीना जो दौलत से खरीदी ना जा सकती हो वो और ज़्यादा हसीन लगती है। ये इंसानी फितरत है कि हासिल ना होने वाली चीज़ सबसे महंगी लगती है और उसे हासिल करने की एक ज़िद सी पैदा हो जाती है। लेकिन वो ज़िद भी नहीं कर सकता था, अपनी ताकत से भी हासिल नहीं कर सकता था और ना इसके कदमों में गिरकर हुस्न की खैरात मांग सकता था, क्योंकि देवी का मामूल और ताबेदार बना हुआ था। फिर भी उसने कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मेहमान इस कदर हसीन होगी। सोचता हूँ तुम्हारे हुस्न की तारीफ़ कैसे करूँ। विजय कुमार ने कहा, अच्छी चीज़ की तारीफ़ करना चाहिए, मगर यह भी समझते रहो कि फूल के साथ ये 2 कांटे हैं। अजय कुमार ने कहा, जिस्म को सेहतमंद और ताकतवर बनाने वाले को बॉडी बिल्डर कहते हैं, मगर हम दोनों बॉडी बिल्डर जिस्मों को बनाते नहीं बल्कि तोड़ फोड़ कर रख देते हैं। मास्टर मार्को ने कहा, जी हाँ, आप दोनों के पहाड़ जैसे जिस्मों की तारीफ़ भी ज़रूर करूँगा। ऐसा लगता है जैसे आप दोनों चट्टान से तराशे गए हैं। रानी ने एक सोफे पर बैठते हुए कहा, मैं हवाई जहाज़ पर अभी सैर करना चाहती हूँ। वो बोला, ज़रूर, क्यों नहीं। मैं तुम्हारे एक इशारे पर दुनिया का सबसे महंगा जहाज़ खरीद कर ला सकता हूँ। वो तो बाद में खरीदोगे, मगर अभी जो तुम्हारे पास है उसमें बैठकर तो सैर करूँगी। बेशक, मैंने तुम्हारी आमद से पहले एक त्यारा किसी हंगामी ज़रूरत के लिए तैयार रखा है। मैं चाहता हूँ पहले तुम रात का खाना मेरे पास नोश फरमाओ। फिर वो बात काट कर बोली, नहीं, मैं पहले जिस चीज़ की ख्वाहिश करती हूँ उसे पूरा करती हूँ, इसलिए पहले सैर करूँगी। वो रानी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन तीनों के साथ महल के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरने लगा और कहने लगा, तुम्हारी आमद से मेरे महल की रौनक बढ़ गई। तुम त्यारे में सफ़र करने जाओ, मैं बड़ी बेचैनी से तुम्हारी वापसी का इंतजार करूँगा। वो महल से निकलकर पाए बाग में आए। उस खूबसूरत बाग से गुजरने के बाद एक वसी मैदान था। उस पर एक पुख्ता रनवे था जहाँ एक छोटा त्यारा खड़ा था। एक पायलट भी वहीं मौजूद था। अजय कुमार ने कहा, हमारी मालका फ्लाई करने के सिलसिले में सिर्फ मुझ पर भरोसा करती हैं। मैं भी पायलट हूँ, लिहाजा आपका पायलट या आपका कोई गार्ड भी हमारे साथ नहीं जाएगा। मिस्टर मार्को ना इतराज़ कर सकता था और ना ही ये सवाल कि 3 अजनबी कौन है जो किसी चौथे को अपने साथ ले जाना नहीं चाहते।
वो ये भी नहीं समझ सकता था कि अपना त्यारा उन्हें क्यों दे रहा है। देवी ने उसके दिमाग पर हावी होकर उसे सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ा था। वह तीनों त्यारे में सवार हुए। उसी वक्त अजय कुमार ने पराई सोच की लहरों को महसूस करते हुए कहा, तुम कौन हो? क्या हमारी देवी जी को तलाश कर रही हो? जरा अपना तारुफ तो कराओ। वो सानी थी। इजलास वाली इमारत में अजय कुमार की आवाज़ सुन चुकी थी, लेकिन अजय कुमार सानी की आवाज़ और लहजे से पहचान नहीं सकता था। वो बोली, मैं तुम्हारे जरिए मालूम कर रही हूँ कि तुम अपने साथी और एक जवान औरत के साथ जा रहे हो। ये औरत कौन है? तुम ख्याल ख्वानी करती हो, इसके दिमाग में जाओ। अगर ना जा सको तो समझ लेना ये हमारी देवी जी हैं। फिर अजय ने रानी से कहा, देवी जी, क्या आप किसी को अपने दिमाग में आने देंगी? रानी डमी देवी बनी हुई थी। उसने देवी की आवाज़ और लहजे में कहा, आने वाली से कहो सांप निकल जाए तो लाठी नहीं पीटना चाहिए। सानी ने अजय से कहा, अपनी देवी से कहो कि ब्रादर कबीर से बात करे। अजय ने तैयारी को इंजन स्टार्ट करते हुए असली देवी को मुखातिब किया। फिर कहा, अभी एक टेलीपैथी जाने वाली आई थी, मैं उसे पहचान ना सका, लेकिन उसका ताल्लुक MIM से है, क्योंकि उसने कहा है कि आप ब्रादर कबीर से बात करें। वह दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। त्यारा रनवे पर बड़ी तेज़ी से चलने लगा, फिर दौड़ने लगा। इसके बाद फिजा में बुलंद होने लगा। जब उसकी परवाज़ हमवार हो गई तो देवी ने तीनों के पास आकर कहा, आइंदा तुम में से कोई किसी को दिमाग में आने ना दे, मोहतात रहो। वो उन्हें हदायत देकर बूढ़ों के रेस्तरान में दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। उसके सामने मेज़ पर फीकी चाय की प्याली रखी हुई थी, जिसे वह दवा की तरह नागवारी से पी रही थी। अब उसे इत्मीनान था कि उसकी डमी बखैरियत अजय और विजय के साथ त्यारे में परवाज़ कर रही थी, और अब ब्रादर कबीर और उसकी तंजीम के ख्याल ख्वानी करने वाले उसे रोक नहीं सकते थे। उसने फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और पारस के अंदर पहुंच गई। उसकी सोच की लहरों को महसूस करते ही उसने कहा, अच्छा तो आप तशरीफ़ ले आई। अब से 4 घंटे पहले मेरे दिमाग से क्यों भाग गई थी? इसलिए कि तुम शैतान हो। ऐसा लगता है जैसे गैप की बातें जान लेते हो। तुमने ये जान लिया था कि मैं इस्तांबुल में हूँ। तुम कितने खतरनाक हो ये मैं तुम्हारे अंदर रहकर स्पीड बोट की आवाज़ से समझ रही हूँ। तुम मुझे ढूंढ निकालने के लिए प्रिंसेस आइलैंड की तरफ आ रहे हो। आ रहा हूँ नहीं, आ रहा था। अब ये स्पीड बोट वापस आ रही है। अभी मेरी ख्याल ख्वानी करने वाले ने बताया कि तुम 2 आदमियों के साथ एक त्यारे में सवार हो चुकी हो, और यकीनन वो त्यारा मास्टर मार्को का होगा। वो फातिहाना अंदाज में बोली, तुम वापस जा रहे हो। ये भी तुम्हारी दानिशमंदी है, क्योंकि मैं तो हाथ से निकल चुकी हूँ। इस वक्त हमारा त्यारा 30,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ कर रहा है। अक्सर प्यार करने वाले कहते हैं कि मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। तुम भी आसमान की बुलंदियों पर हो, और मैं तुम्हारा चाहने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें आसमान से तोड़ लाऊंगा। कैसे लाऊंगा ये तमाशा भी देख लेना। ये कहकर उसने सांस रोक ली। वो दिमागी तौर पर फिर उस रेस्तरान की मेज़ पर आ गई। पारस ने फिर उसका दिल धड़का दिया था। अगरचे उसे सहम जाने वाली कोई बात नहीं थी। उसकी स्पीड बोट प्रिंसेस आइलैंड की तरफ नहीं आ रही थी, वो वापस जा रहा था। उसकी ख्याल ख्वानी करने वाली ने बता दिया था कि देवी अपने 2 आदमियों के साथ त्यारे में जा चुकी है, लेकिन वो जो बोलता था उसके पीछे कोई गहरी बात ज़रूर होती थी। उसने कहा था कि वो उसे आसमान से तोड़ लाएगा। असल बात यह थी कि वो वापस नहीं जा रहा था, इसी जजीरे में आ रहा था। इसकी वजह यह थी कि वो जजीरे के करीब पहुंच रहा था। उसने सोचा जब आ ही गया तो रात को वापस नहीं जाएगा। वो रात जजीरे में गुजार कर कल दिन को किसी वक्त चला जाएगा। उसके फरिश्ते को भी इल्म नहीं था कि असली देवी शीतारा इस जजीरे में मौजूद है। सब अपने अपने तौर पर प्लानिंग करती हैं। पारस की प्लानिंग बज़ाहिर नाकाम हुई थी। वो देवी तक पहुंचने के लिए सही से उतारा था, मगर एक डमी देवी के त्यार में जाने से वो और सानी दोनों ही धोखा खा चुके थे। देवी का मंसूबा भी यही था कि वो अपनी रूपोशी के 10 बरस पूरे कर ले और इस्तांबुल में भी रहे, ताकि किसी तदबीर से ब्रादर कबीर का सुराग लगा सके। अगर ब्रादर कबीर वो शहर छोड़कर कहीं चला जाएगा तो फिर ऐसे खतरनाक दुश्मन तक शायद कभी ना पहुंच सके, जो अपनी मक्कारियों से और हाजिर दिमागी से उसके हवास पर छा गया था और उसे ऐसे उलझा कर रखे हुए था कि वो एक अरसे से पारस का सुराग नहीं लगा पा रही थी। पहले डमी शीतारा के जरिए पारस को बिलवास्ता पा लेती थी, मगर डमी शीतारा का भेद खुल गया था और वह मक्कार साबित हुई थी, तो पारस उसे छोड़कर कहीं गुम हो गया। और मैंने भी ये जाहिर किया था कि शीतारा को मेरी फैमिली से निकाल दिया गया है। इन हालात के पेश नज़र देवी ये सोच भी नहीं सकती थी कि शीतारा और पूजा को पारस ने अपने ही पास रखा है और वो दोनों भी इसी शहर इस्तांबुल में हैं। शीतारा और पूजा की आवाज़ें और लहजे बदल दिए गए थे, इसलिए देवी उनके अंदर नहीं पहुंच सकती थी। फिर जनाब तब्रेज़ी ने सुपर मास्टर वगैरह से साफ तौर से कह दिया कि वो MIM की तंजीम से ना कोई ताल्लुक़ रखते हैं और ना ही उसके सरबरा को जानते हैं। और उन्होंने सच कहा था, क्योंकि उस वक्त तक जाकिर अली वार्नर हैग ने MIM के सरबरा की हैसियत से जनाब तब्रेज़ी से रब्ता नहीं किया था। आखिर में जाकिर अली ने ज़रूरत से मजबूर होकर बाबा साहब के दायरे से एक ऐसे चालबाज और हाजिर दिमाग जवान को तलब किया था जो अमली सरबरा का रोल अदा कर सके। ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र भी देवी कभी ये सोच नहीं सकती थी कि पारस ही MIM के अमली सरबरा ब्रादर कबील का रोल अदा कर रहा है। वो अनजाने में बार बार पारस से ही टकरा रही थी। मुख्तसर ये कि एक डमी देवी मौजूदा हालात में ज़रूरी हो गई थी और बिलाशुबा असली देवी ने अभी अपनी डमी से खूब फ़ायदा उठाया था। जिस तरह सानिया और पारस को धोखा दिया था, उसी तरह आइंदा सोनिया को भी धोखा दे सकती थी। उसने विजय कुमार से कहा, ब्रादर कबीर को मालूम हो गया है कि तुम दोनों देवी के साथ इस जजीरे से निकल चुके हो। अब MIM वाले मुख्तलिफ ममालिक में चाको चौबंद होकर तुम लोगों का इंतज़ार करेंगे।
और उनके ख्याल ख्वानी करने वाले हर उस एयरपोर्ट के मुतल्लिका अफसरान को ट्रैप करेंगे जहां तुम वो त्यारो उतारोगे। वैसे तुम दोनों की ख्याल ख्वानी के मुकाबले में वो कमज़ोर रहेंगे। इसके बावजूद जितनी जल्दी हो सके इस त्यारे से पीछा छुड़ाओ। हो सके तो यूनान के बदनाम ज़माना स्मगलर अलेक्जेंडर के प्राइवेट पोर्ट में जहाज़ उतार दो। हम उस स्मगलर से निमट लेंगे। वो बड़ी देर तक उस रेस्तोरां में बैठी रही। रात ज़्यादा हो रही थी और भूख भी लग रही थी। उसने सोचा कि अब किसी दूसरे रेस्तोरां में जाकर खाना खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बूढ़ों का परहेजी खाना मिलता था। वह चाय का बिल अदा करके जाना चाहती थी। उसी वक्त वह बूढ़ा कार्ल बोंजा उसके सामने मेज़ की दूसरी तरफ आ गया। वो बोली, आपका शुक्रिया, आप मेरे बुलाने से इस भीड़ को छोड़कर आ गए। वह एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मेरे आसपास भीड़ लगी रहती है। हर इंसान चाहता है कि उसे आइंदा होने वाली बात मालूम हो जाए या उसके किसी मौजूदा मसले का हल निकल आए। मुझसे जहाँ तक हो सकता है मैं लोगों की परेशानियाँ दूर करने की कोशिश करता हूँ। अब तुम बताओ तुम्हारा क्या मसला है। वैसे ये बता दूं कि तुम भी यहाँ एक मसला बन गई हो। यहाँ पूरे रेस्तोरां में बूढ़ियाँ और बूढ़े शर्त लगा रहे हैं कि तुम जवान नजर आ रही हो मगर बूढ़ी हो। बास कहते हैं कि तुम हरगिज़ बूढ़ी नहीं हो। देवी ने मुस्कुराकर पूछा, आपने उनका मसला भी हल किया है? ज़रा मुझे भी बताएं, क्या मैं जवान नज़र नहीं आ रही हूँ? बेशक, दूध दूध ही होता है और पानी पानी ही होता है। दूध में पानी मिल जाए तो उसकी खासियत ख़त्म हो जाती है, सिर्फ उसकी सफ़ेदी रह जाती है। इसी तरह पानी की भी कुदरती खासियत ख़त्म हो जाती है। पानी की जो अपनी नामालूम सी लज्जत होती है, जो प्यास बुझा देती है, वो बाकी नहीं रहती। मैं कुछ समझ नहीं पाई। इन बातों का मेरी ज़ात से क्या ताल्लुक़ है? यही कि तुम खालिश दूध थी मगर अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलना शुरू हो गया। तुम अपनी जवानी के बेहतरीन लम्हात ज़ाया करती जा रही हो। यह आप कैसे कह सकती हैं? आपने यहाँ आकर बैठती मुझ में ऐसी क्या बात देखी है? मैं क्याफा शनास हूँ, आंखें पढ़ता हूँ। जब आदमी ज़ुबान से बोलता रहता है तो आंखें भी इस दौरान बोलती रहती हैं। ऐसे वक्त ज़ुबान कुछ बोलती है और आंखें कुछ बोलती हैं। दोनों की बोलियों में फ़र्क होता है। तुम्हारी हरकतें भी कुछ ऐसी हैं। जिस तरह तुम जवान होकर बूढ़ों के रेस्तोरां में आ बैठी, उसी तरह तुम जिंदगी भी ऐसी जगह गुजारती हो जहां गुजारने से कीमती लम्हे ज़ाया होते रहते हैं। दूध को पानी मार देता है, जवानी को बुढ़ापा खा जाता है और ज़िद्दी आरज़ुओं का मुसलसल इंतज़ार चबाता रहता है। फिर पता नहीं चलता कि हम पा रहे हैं या खो रहे हैं। फिर एक दिन आईना पूछता है, बताओ तुम्हारे खूबसूरत बदन के ज़ख़ीरे में जवानी कितनी रह गई है और बुढ़ापे की मिकदार कितनी है? देवी अपने सामने बैठे हुए यहूदी बूढ़े कार्ल बोंजा को देख रही थी। वह गर्चे फ़लसफ़ियाना अंदाज में बोल रहा था, लेकिन जो बोल रहा था उसके पीछे देवी की गुजरती हुई जिंदगी झलक रही थी। उसने हैरानी से पूछा, क्या आप रूहानियत में डूबकर बोलते हैं? मैं एक गुनाहगार बंदा हूँ। भला रूहानियत से मेरा क्या ताल्लुक होगा? मैं एक यहूदी घराने में पैदा हुआ मगर आज तक कभी इबादत गाह में नहीं गया। अगर मैं ईसाई होता तो कभी चर्च न जाता और मुसलमान होता तो किसी मस्जिद की सीढ़ी पर कदम न रखता। खुदा को समझना बहुत मुश्किल है। मैंने ये सोचने में बड़ा सर खपाया कि जिसने ये कायनात बनाई उसे कैसे समझा जाए। आखिर यही समझ में आया कि खुदा खुद समझ में आता है अगर इंसान सिर्फ अपने माल को अच्छा बनाता चला जाए। मैं बात कुछ कह रही थी, आप इस बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। तुमने मुझसे रूहानियत के मुतालिक पूछा था, क्या मैं रूहानियत में डूबकर बोलता हूँ? मेरा जवाब है नहीं। मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे अमाल में डूबकर बोलता रहूँ। बूढ़े ने बड़ी संजीदगी से ज़ेर लब मुस्कुराकर उसे देखा। देवी ने नज़रें झुका लीं। वो बोला, अगर तुम अपना पैदाइशी नाम, पैदाइश का वक्त और तारीख बताओ और अपनी माँ का नाम बताओ तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी की पूरी दास्तान तुम्हारे सामने बयान कर दूंगा। वह समझ गई कि वो बूढ़ा बहुत पहुंचा हुआ क्याफा शनास, माहिर इल्म नजूम और ना जाने क्या कुछ है। अगर वो अपना नाम और जन्मदिन वगैरह बताएगी तो उस बूढ़े को उसकी तमाम असलियत मालूम हो जाएगी।